नमस्कार अवनीश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। अवनीश जी, मोहन भागवत मेरठ में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वंदे भारत से आ रहे थे। उनकी ट्रेन पर कुछ लोगों ने पथराव किया। उनको कोच से दूसरे कोच में शिफ्ट करना पड़ गया। आपको लगता है कि जो मौलाना अरशद मदनी एक दिन पहले ज़हर उगल रहा था, उसी का नतीजा है ये सब कुछ? ठीक। देखिए साहब, जुम्मा हो और जुमे में भाईजानों के हाथ में पत्थर ना हो, तो थोड़ी चिंता होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सुधर रहे हैं। तो खैर, ये अलग बात है। मदनी ने जो कुछ भी ज़हर उगला, उसका ये नतीजा है। अभी इस पे भी आ जाएंगे। ये तो सामान्य सी बात है, बिल्कुल नतीजा है। लेकिन ये नतीजा एक दूसरे संदर्भ में है। 2024 का लोकसभा चुनाव, और जिसमें उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा, उसके बाद अभी लखनऊ में जो मुलाकात हुई है योगी जी और भागवत जी में, थोड़ा लोगों को याद नहीं रहता। मैं जरा थोड़ा और पीछे चलता हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उत्तर प्रदेश में डेंट लगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के लगभग 10 या 12 दिन के बाद योगी आदित्यनाथ जी जिस शहर से आते हैं, संयोग से वो मेरा शहर भी है, गोरखपुर। गोरखपुर में संघ का एक प्रतिष्ठान है माधव धाम। माधव धाम में 25 मिनट की बंद कमरे में अकेले 1-to-1 बातचीत हुई भागवत जी और योगी आदित्यनाथ में। 25 मिनट, समय का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अयोध्या में श्री राम लला विराजमान के मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई जाती है, और उस दिन वहां प्रधानमंत्री जी भी होते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी होते हैं, मोहन भागवत भी होते हैं। और एक बार फिर अयोध्या के एक बंद कमरे में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी में 95 मिनट एक बंद कमरे में बात हुई। 25 मिनट, 95 मिनट, और उसके बाद लखनऊ में 25 मिनट की मुलाकात। लगभग, अगर मैं गणित में हालांकि कमजोर हूं, 2-2.5 घंटे की बातचीत तो हो गई ना। 95 मिनट, 25 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट मिला के क्या बात हुई होगी। और भागवत जी योगी आदित्यनाथ से बार बार क्यों मिल रहे हैं? बंद कमरे में क्या बातें हो रही हैं? हालांकि इसमें अभी मोदी वर्सेस योगी कराने वाले भी आ जाएंगे और ये भी कहेंगे कि फिर अवनीश जी आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें भागवत जी भी शामिल हैं। साहब देखिए, चंडू खानों की गैसों और उनके उड़ाए चूरन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो एंगल नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे और उत्तर प्रदेश से डेंट लगने के बाद लगातार 3 सीक्रेट मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी में हो चुकी है। हमें इसके कारण तलाशने होंगे, तब आपको अपने आप वंदे भारत पर चलना पत्थर, मदनी का बोलना जहर, ये सब अपने आप डिकोड हो जाएगा अभी कुछ देर में। हम सबको ये पता है कि 240 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी 24 के लोकसभा में आई है, अकेले उसको बहुमत मिल सकता था अगर ठीक उतनी ही सीटों का डेंट अगर उत्तर प्रदेश से उसको नहीं मिलता तो। बिल्कुल। 272, 37, 240, आप जोड़ लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये डेंट क्यों मिला, इसके तमाम विश्लेषणकर्ताओं ने अलग 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 विश्लेषण किया। टिकट ठीक नहीं बटे, ओबीसी वाला एक कार्ड खेला अभी अखिलेश यादव ने। उसके अलावा ये हुआ कि राहुल गांधी ने जो फ्रॉड बोया कि संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। इसके साथ ही साथ लल्लू सिंह जो फैजाबाद से सांसद थे, उन्होंने कहा आते ही संविधान बदलना है, उनकी चुल्ल अलग थी। ये तमाम फैक्टर्स, यहां तक कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वालों ने ये तक बात की कि योगी जी की टिकट में नहीं चली, फलाने में नहीं चली, शाह ने ये टिकट काट दिया। छोड़ देते हैं, मैं एक बिल्कुल अलग से एंगल और लोगों को याद दिलाता हूं। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उस समय के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान को जरा याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। 2 चरण हो चुके थे तब कहा था। हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। बीच चलते चुनाव में उनका ये कहना, और कहने के बाद उत्तर प्रदेश के बाद अगर आप देखिए तो लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा डेंट महाराष्ट्र में है।
ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आप एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आए कि संघ चुपचाप था, संघ ने अपने आप को समेट लिया, संघ ने लोकसभा चुनाव में मदद नहीं की। तो भाई साहब, वो कहने वाले लोग जरा मुझे बता दें अंजू जी, कि जब उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से खुले कहता हो, तो ये कैसे माना जाए कि संघ ने फिर सुना नहीं उस बात को, और संघ के ऊपर कोई उसका फर्क नहीं पड़ा? निश्चित फर्क पड़ा। मैं ये सारे और दूसरे फैक्टर्स मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर था। और भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक राजनीतिक प्रतिष्ठान है और संघ उसकी मातृ संगठन है, तो निश्चित तौर पर अगर मां दुखी होगी और मां के बारे में ऐसा कहा जाएगा, तो ये असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अब उसके बाद आते हैं लोकसभा चुनाव में, जब ये डेंट लगा, उसके तुरंत बाद के विधानसभा चुनाव को आप देखना शुरू कीजिए। और हरियाणा। मैं उसमें से आपको गिनाता हूं महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र? इसलिए गिना लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा डेंट महाराष्ट्र में लगा लोकसभा में। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? जब विधानसभा के चुनाव आए, संघ ने अपने आप की ताकत झोंक दी, और आप लोकसभा में नेगेटिव परिणाम आने के बाद भी हमने देखा कि विधानसभा चुनाव, और वो इतना सतह पर काम हुआ जमीन पर, कि वो अभी तक आपको बीएमसी से लेके नगर निकाय और तमाम चुनाव में दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा के नतीजे आए। हरियाणा चलिए जिक्र करके छोड़ देते हैं, दिल्ली जिक्र करके छोड़ देते हैं, ये लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव हैं। और आज मैं बचता हूं प्रेडिक्शंस करने से, आकलनबाजी करने से मैं बचता हूं, लेकिन आने वाले बंगाल के चुनाव में आप देखेंगे कि संघ किस तरीके से वहां पर आपको रिजल्ट देने जा रहा है। बिहार का जो पूरा का पूरा रिजल्ट, जहां एक जातिवादी पार्टी की दुकान बंद कर दिया, ये बिना संघ के जमीन पर उतरे संभव नहीं था और न संभव हुआ। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव 2027, और यही वजह है कि मोहन भागवत साहब 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आने के तुरंत बाद योगी से 1-1, उसके बीच में मैंने आपको अयोध्या में बताया, उसके बाद अभी ये लखनऊ में हुआ है। संघ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आकर विधानसभा चुनाव की 2027 की रणभूमि को तैयार कर रहा है, दरअसल मदनी को उबाल वहां से आया है, ये पत्थर वहां से आया है। भागवत को निजी हमला करके उनको आप क्या कर लोगे भाई? और आप जरा ये ड्यो कॉम्बिनेशन देखिए, जो पूरी तरह जमीन पर उतर चुकी है भागवत जी की और योगी जी की। भागवत जी के कुछ बयानों को आप याद कीजिए। भागवत जी ने सबसे पहले कहा कि भाई साहब, इस देश में जितने भी मुसलमान हैं और हिंदू, सबका डीएनए एक है। याद है? कहा था उन्होंने। लेकिन अब बात कहां तक पहुंची है भागवत जी के मुंह से? घर वापसी कर लो। और वो कब? जब उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भगवावेशी सन्यासी मुख्यमंत्री बन के बैठता है, और बैठ रहा है, दूसरे टर्म में है, तीसरे टर्म की तैयारी कर रहा है, जो ये कहता है कि अगर गजवा हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। हमारे यहाँ एक चीज होती है, गांव घरों में आप देखते हो ना, मान लीजिए लड़के की शिकायत आ गई दरवाजे पे, और खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, ताऊ भी खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, शिकायत आती है, बोला अच्छा तुमने ऐसा किया। ताऊ बड़े स्मार्टली अपने ही बच्चे को एक हल्की सी चपत लगाते, कहते भगो यहाँ से घर में, चलो अंदर जाओ। सामने जो शिकायत करके आने वाले होते हैं वो कहते अरे जब ताऊ ने ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं ताऊ, आप समझा लेना, वो चले जाते हैं। मोहन भागवत जी ने अचानक क्यों कहा कि घर वापसी कर लो? एक तरफ वो इशारा साफ है कि भाई अगर जहन्नुम जाने से बचना है तो घर वापसी कर लो। शुरुआत संघ ने कहां से की? संघ प्रमुख ने, सबका डीएनए एक है। आजमगढ़ में जिस तरीके से, गाजीपुर की तरफ से जिस तरह से आ रहा है कि रहमान ने अचानक याद आया कि अरे उनको कागज भी मिल गया, उनको सब याद आ गया कि हम तो डूबे हैं, तो करो ना फिर घर वापसी। कितने सारों ने अपने दरअसल नाम के आगे, अवनीश जी, कितने सारों ने अपने नामों के आगे चौहान वगैरह लिखना शुरू कर दिया है, ये कि हम तो, हमारे तो पुरखे ये थे। तो जब आप अपने नाम के आगे खान के साथ ये दूबे वगैरह लगा रहे हो, तो घर वापसी कर लो ना, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है मोहन भागवत की स्टेटमेंट में? उन्होंने तो बड़े बड़े सौम्य तरीके से कहा, लेकिन मदनी ने कैसा जहर उगला। मजबूर हुआ, मजबूर हुआ। आप घर वापसी अगर कर लेंगे, यहां आपने बिल्कुल कहा कि इसका तो स्वागत होना चाहिए। आप ये बताइए, घर वापसी शब्द अपने आप में कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया, कितना सुंदर शब्द है।
कि भाई हमारे किसी में को घर से भगाया जा रहा हो, ये नकारात्मक शब्द है। घर वापस बुलाया जा रहा हो, इससे बड़ा अच्छा सुंदर शब्द क्या हो सकता है? मदनी जैसे लोगों की परेशानी क्या है कि अगर भारत का मुसलमान इंडोनेशिया का मुसलमान हो गया तो उनका क्या होगा? क्योंकि सपना तो गजवाए हिंद का है। फिलहाल उस पर आकस्मिक ब्रेक लगाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में बैठा हुआ जो कहता है कि जन्नूम भेजेंगे अगर गजवा हिंद का सपना देखोगे। दरअसल ये जो कॉम्बो इस समय दिखाई दे रहा है और भागवत और आरएसएस जिस तरीके से सफल रिजल्ट देके, चाहे वो दिल्ली का रहा हो, चाहे वो हरियाणा का रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का रहा हो, चाहे वो बिहार का रहा हो, आगे आने वाले समय में यही चीज आपको वेस्ट बंगाल में दिखाई देगी, असम में दिखाई देगी, केरल में जो विस्तार है, कभी उस पर अलग से बात करेंगे कि केरल में ये पॉलिटिकल विस्तार जो भारतीय जनता पार्टी का भी धीरे धीरे ही दिखाई दे रहा है, वो संघ की कितने सालों की मेहनत है। असम सबसे शानदार उदाहरण है कि जब संघ ने वहां पर काम करना शुरू किया तो आज आपको हेमंता बिश्वा शर्मा जरूर देख रहे हैं, लेकिन प्रफुल्ल कुमार मोहंती को लोगों को याद करना चाहिए कि किस तरीके से वहां संघ ने एक लंबा काम किया और आज आप दूसरे टर्म की सरकार और तीसरे टर्म की सरकार देखने जा रहे हैं। दरअसल मदनी जैसे लोगों को, उसी के साथ साथ राहुल गांधी हो, इनका पूरा इकोसिस्टम हो, अखिलेश यादव हो, हुँ, इन अखिलेश ने सबको अब ये एहसास हो चुका है कि ये एक ऐसा फुटप्रिंट तैयार हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड तो पहले ही बन चुका है। 32 सालों के बाद कोई ऐसी सरकार जो 5 साल सत्ता में रहने के बाद फिर चुन के आते हैं। आप सोचिए, 5 साल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री केवल 2 हैं उत्तर प्रदेश में। तीसरे हैं योगी आदित्यनाथ। बहन मायावती ने एक बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, दूसरा मुलायम सिंह। इसके अलावा कांग्रेसियों ने कभी एक मुख्यमंत्री ने कोई 5 साल का टर्म यहां नहीं पूरा किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर जिस तरीके से 32 साल के बाद 2022 में सरकार रिपीट हुई, 2027 में जिसकी मजबूत जमीन बन गई है और आके आरएसएस ने कमान संभाल लिया है, मदनी का डर वहां से निकलता है। ये पत्थर उस भागवत जी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। हुँ, ये सपना जो टूट रहा है और हमेशा के लिए टूट रहा है, ये उसके अंदर का दर्द है जिसकी वजह से मदनी घर वापसी जैसे स्वागत किए जाने वाले शब्द और आमंत्रण पर भी इस तरह का रिएक्शन दे रहा है। और रही बात एक चीज, बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं, गृह युद्ध भड़काना है, गृह युद्ध भड़काना है। अरे साहब, राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश कभी कराता है, कभी नेपाल कराता है, कभी कुछ कराता है। और अब स्प्रिंग जब चला तो उस समय यहाँ लोगों की छातियों में दूध उतर आया, आहा अब तो बिल्कुल हो जाए। भारत की जनता क्रांति कर चुकी है। मैं इसीलिए अंजू जी 2014 के सत्ता परिवर्तन को कभी पॉलिटिकल सत्ता परिवर्तन नहीं कहता। सांस्कृतिक क्रांति भारत ने 2014 में कर ली है, इसे सतत जारी रखा है 2019, 2024, 2029। फिर इसके अलावा चूंकि हमारे यहाँ प्रदेश और केंद्र की सरकारों का अलग कॉन्सेप्ट है, तो डबल इंजन को भी जिस तरीके से वो विस्तार दे रहा है, दरअसल मदनी जैसे लोगों के अंदर का डर वो है, राहुल गांधी जैसे लोगों के अंदर का डर वो है कि एक अवनी ऐसा फुटप्रिंट तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है जो एक लंबे समय तक चलेगा। जी। आप ये देखो ना, वो जो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे इमरान मसूद से क्या कह रहे हैं, उस हैदराबादी को आने मत देना। वहां की 3 चीजें मशहूर है, हैदराबादी बिरयानी, परेशानी, ये सारी शेरवानी, ये सब बातें कर रहे थे। तो आप सोचो, जिस कांग्रेस की जमीन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, 2 तो विधायक ले दे के उनके, वो कितने डरे हुए हैं कि पता नहीं वो आ गया तो हमारा क्या होगा। और अब अखिलेश भी तो इस तरह की बातें करें। इस मुलाकात के बाद कैसी कैसी बातें कर रहे थे, क्योंकि मुलाकात जो भागवत जी ने की वो दोनों डिप्टी से भी तो की है। ब्रिजेश पाठक को लेकर क्या कह रहे थे, उनको लग रहा है कि वो जाने वाले हैं। तो ये सब भी तो अखिलेश का डर दिखा रहा है ना। और वो एआईएमआईएम के लोग, वो इम्तियाज जलील क्या कह रहे हैं कि वो ये तो कसाब जैसे हो गए क्योंकि देश को बांट रहे हैं। इसमें देश को बांटने की बात कहाँ है सर, घर वापसी की बात ही तो है। आपका घर है, आप यहाँ, भाई आप कौन से अरब से आए, ये बातें तो कितनी बार साबित हो चुकी हैं। अंजू जी ये बताइए, ये कुछ भी कहें, जनता इनकी बात सुन रही है क्या? नहीं। भाई जनता तो नहीं सुन रही ना। सवाल ये होता है कि ये चुनाव हारने का मामला नहीं है। देखिए, किसी भी राजनीति करने वाले किसी भी आदमी के लिए एक चुनाव, दो चुनाव हार जाना कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, राहुल गांधी को लोग मतलब उनका मजाक उड़ाते हैं, 95 चुनाव हार गए। अरे भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी जीवन भर हारती रही,
हारना ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। दरअसल जब उसकी राजनीति समाप्त होने पर आए, डर तब लगता है एक पॉलिटिशियन को या किसी पार्टी को। अखिलेश यादव जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, जिनकी ताकत मदनी जैसे लोग हैं, जब उनकी ताकत ही खत्म हो रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, मुस्लिम वोट बैंक ठीक है, क्या ये सच नहीं है कि 2014 से लेके 2024 तक उसी मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज किया है इस देश के लोगों ने? छोड़ दीजिए, क्रेडिट नहीं देते हैं, भाजपा को क्रेडिट नहीं देते हैं, मोदी शाह किसी को नहीं क्रेडिट देते, हम खुद लेते हैं सारा क्रेडिट, हम और आप लेते हैं, दर्शक लेते हैं। भाई किसने किया है न्यूट्रलाइज? हमने किया है ना। भाजपा की ये मजबूरी होगी, उनका पॉलिटिकल भाई करेक्टनेस है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है मोदी जी, आप करते रहिए, सबका साथ सबका विकास, सब ठीक है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इस देश का एक भी मुसलमान, मुझे कोई ये ना बताने आए कि नहीं 2%, 4%, 8% उनको वोट करता है मुसलमान, करता होगा भाई ठीक है, लेकिन मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी 95% क्या ये चाहती है कि देश में कहीं भी, केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे कोई वार्ड का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए? नहीं। बिल्कुल नहीं चाहते। क्या उसने चाहा 2014 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आ जाए? नहीं, फिर भी आई। 19 में उसने सोचा, क्या उसने दम नहीं लगाया कि रोक लें रोक लें रोक लें? रोक पाई? नहीं। 2024 में रोक सकी? नहीं। तो ये कौन कर रहा था? भारत में पहले 15 सालों में 3 चुनावों में, 15 साल नहीं मतलब 3 चुनावों में आपने नेशन वाइड मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये ताकत मदनी जैसे लोग देख रहे हैं कि इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का राष्ट्रवादी और इस देश का जो साथ में विकास देखना चाहता है, इस देश को खुशहाल देखना चाहता है, उसने हमारी पॉलिटिकल ताकत को ध्वस्त कर दिया। आपने पॉलिटिकल ताकत ध्वस्त कर दिया, और जब मुसलमानों की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आपने ध्वस्त कर दिया तो आपने राहुल गांधी को ध्वस्त किया, उनकी राजनीति को ध्वस्त किया, अखिलेश जैसे लोगों को, तेजस्वी जैसे लोगों को, ममता खत्म होने जा रही हैं। उद्धव ठाकरे आप देखिए, जो शरणागत हो गए थे मुसलमानों के कदमों में, उनका क्या हाल किया, शरद पवार का क्या हाल किया। तो सवाल ये होता है कि भारत में अब राष्ट्रवादी राजनीति का एक ऐसा मजबूत फुटप्रिंट तैयार हो रहा है कि जिसमें अब इनकी ताकत समाप्त है। उसके बाद आप कह रहे हो कि मजहब भी खत्म कर दोगे आप कह रहे हो कि निकलो जुम्मन, तुम तो यार दूबे थे यार, तुम तो शर्मा थे, कागज अब मिलने लगे हैं। तो ये जो घर वापसी जैसी चीज है, जिसमें भारत के मुसलमानों को, लोग कहते हैं कि साहब भारत के मुसलमान का इनका इलाज क्या है। मैं एक चीज कहता हूं, इनको इंडोनेशिया का मुसलमान बना दीजिए, इलाज हो जाएगा। मोहन भागवत की बात वही कहती है, मोहन भागवत की बात वही कहती है। लेकिन एक चीज और देखिए, डेडली कॉम्बिनेशन है, इसकी भी बहुत जरूरत है। भागवत जी प्यार से कहते हैं कि घर वापसी कर लो, इससे पहले कहते हैं कि डीएनए हमारा तुम्हारा एक है, और दूसरी तरफ दूसरे टर्म और तीसरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री कहते हैं जहन्नुम में भेजेंगे बेटा। तो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, जिससे आपने पॉलिटिकल ताकत को न्यूट्रलाइज तो किया ही किया, अब उनकी आइडेंटिटी पर आप हाथ मार रहे हैं कि भारत में अगर रहना है तो भारत भारत कहना है। फिर गजवा हिंद के सपने का क्या होगा? भागवत जी के ऊपर चला पत्थर इस वजह से था कि 27 की जमीन भी बिल्कुल तैयार हो चुकी। जी। लेकिन अवनीश जी, अभी जैसे एसआईआर के मुद्दे पर अभी भी रोग आ रहे हैं अखिलेश यादव। कल ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी, उन्होंने कहा कि राई का पहाड़ बना रहे हैं, दूसरे के कहने पर किसी का वोट नहीं कटा है, ले देकर 4-4.5 हजार लोगों के कटे हैं। वो भी आकर बता सकते हैं कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत हो गई। लेकिन क्या लग रहा है आपको, कोई भी दाव इनका सीधे नहीं बैठ रहा है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? अभी यूजीसी के मुद्दे को भी तो किस तरह से भुनाया है इन्होंने, वो भी तो कहीं ना कहीं बटो, जो योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो इन्होंने तो बांटने की कोशिश उस लेवल तक भी की है ना। क्योंकि ब्राह्मण विधायक अलग से मुलाकात उन्होंने की थी, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में उस मुद्दे को भी बहुत उछाला अखिलेश एंड कंपनी ने। ठीक है, एसआईआर और ये बांटो काटो, इन दोनों का जवाब मैं वाया बिहार आपको देता हूं। बिहार से ज्यादा जातिवादी राजनीति और क्षेत्रवादी राजनीति या इस तरह के निजी फैक्टर्स, ये कहीं और कोई धनी है क्या?
बिहार इसमें मास्टर रहा है और बिहार की राजनीति इसमें हमेशा से चरम तक डूबी रही है। ये तो कोई गलत नहीं कह रहा हूं ना मैं। एसआईआर बिहार में सबसे पहले हुआ। एसआईआर बिहार में हुआ और जिस सफलता से हुआ, मैं बार-बार बिहार को क्रेडिट देता हूं कि उसने पूरे देश में एसआईआर का माहौल बना दिया। एसआईआर है क्या? मतदाता सूची का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, यही तो है। हम्म, सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कहा कि भाई अगर पवित्रीकरण, शुद्धिकरण हो रहा है तो इससे किसको क्या ऐतराज हो सकता है? बिहार जैसा पॉलिटिकली एक्टिव राज्य, वहां जिस सफलता से एसआईआर हुआ और एसआईआर के बाद का जो परिणाम आया, उस परिणाम ने व्यथित किया है। और अखिलेश यादव ममता बनर्जी से ज्यादा कूद उछल कर पाएंगे क्या? नहीं। ममता ने करके देख लिया, हार के बैठ चुकी। तो जब आपके पास, अच्छा, यही अखिलेश यादव थे ना जब योगी आदित्यनाथ ने स्मार्टली बोला कि भाई 3.3 करोड़ नाम कटने जा रहे हैं, उसमें से ज्यादातर भाजपा वालों के हैं। और ये किससे कह रहे थे? ये कह रहे थे वो अपने विधायकों से। एक बार कहा उन्होंने मीटिंग लेके, दूसरी बार उन्होंने कब कहा? जब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के स्वागत के लिए वो लखनऊ के भाजपा ऑफिस में बैठे, तो उनके सामने कौन था? उनका अपना काडर था, उनके अपने पार्टी के, अपने संगठन के लोग थे। तो वहां तो स्मार्टली उन्होंने चाबी भर दी और उसके बाद एक्टिव हो गए पार्टी वाले और एसआईआर को सहेज लिया। क्या 3-3.5 करोड़ नाम कटे? मैं तो आरोप लगा सकता हूं। अखिलेश यादव को तो ये आरोप लगाना चाहिए कि योगी जी झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे कि बाढ़ इधर से आएगी और उसके बाद आ गई इधर से। लेकिन योगी जी ने वो स्मार्टली क्यों कहा था? उन्होंने अपने लोगों को चार्ज कर दिया। उस समय तो अखिलेश यादव बहुत खुश हो रहे थे कि लो भाई और करा लो एसआईआर, भाजपा वालों के ही वोट जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव कहां है? मुहर्रम मना रहे हैं भाई एसआईआर पे। क्यों मना रहे हैं मुहर्रम? तो देखिए, जब आपके पास जमीन नहीं होती ना तो आप उल जलूल और झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने का एक सबसे खराब मामला ये होता है कि आपको याद नहीं रहता कि पिछली बार आपने कौन सा बहाना बनाया है, पिछली बार आपने कौन सा झूठ बोला है, ये आपको याद ही नहीं रहता। तो अखिलेश यादव को तो मतलब शर्म आनी चाहिए कि भाई यही एसआईआर पर वो गदगद हो रहे थे जब योगी जी ने कहा कि 3.5 करोड़ नाम कट रहे हैं, ज्यादातर भाजपाइयों के। अब वही अखिलेश यादव। और दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र और यूपी, महाराष्ट्र और बिहार दोनों का आपको रिजल्ट देते उदाहरण देते हुए बता रहा हूं अंजू जी। देखिए, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव के बाद शहरी निकाय चुनाव, उसके बाद बीएमसी का चुनाव, उसके बाद फिर ग्रामीण निकायों का चुनाव। महाराष्ट्र का, सॉरी, उसके बाद बिहार का जो जातिवादी पॉलिटिक्स में डूबा हुआ था, उसका परिणाम ये बताता है कि अब इस देश की जनता को, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेशों की सरकारें हो, सड़क, नाली, खड़ंजा, विकास, पुल पुलिया, बिजली, ये सब चाहिए। लेकिन उस दल से चाहिए, उस राजनेताओं से चाहिए जिनका संबंध राष्ट्रवादी राजनीति, सनातन को स्थापित करके सनातन का सम्मान करने वाली राजनीति जो करे। ये तय है, ये बिल्कुल तय है। इसलिए उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव कितना कूदें, और अब तो धन्य हो बहन मायावती जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई निजी रिश्ता है, लेकिन मैं एक चीज रखता हूं, 2014 जब से केंद्र में सरकार बदली है और एक राष्ट्रवादी सरकार आई है, कभी भी बहन मायावती या उनके किसी नेता का सेना के खिलाफ कोई बयान या कोई ट्वीट दिखा दे कोई मुझे, मैं क्षमा मांगूंगा। समाज में कोई जहर बोने वाला बयान कभी नहीं, न खुद बोलती हैं, न खुद लिखती हैं, न अपने किसी नेता को करने देती हैं। सनातन के आइकॉन्स, धर्म स्थानों, हमारे आराध्यों के खिलाफ कभी कोई बयान आपको बहन मायावती की तरफ से नहीं आएगा। जन्मदिन पर बहुत बड़ी रैली की करती हैं, हर साल करती हैं, आपको पता ही है। अभी पिछली बार जब किया, मैं रैली के आसपास था, वहां से क्या खबरें आई? उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उनकी प्रशंसा की। उन्होंने, भले उन्होंने ये कहा कि हमारे बनवाए स्मारकों का ध्यान योगी सरकार रख रही है। अखिलेश यादव ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की थी, इसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, कि अफवाह उड़ा के रखो कि हमारी बातचीत बहन जी से चल रही है और गठबंधन हो सकता है। लेकिन बहन मायावती जी ने अभी परसों साफ किया है कि नहीं साहब, हम तो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आज एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं, आने दीजिए प्रत्याशियों की लिस्ट। इस बार भर भर के
100 से ज्यादा टिकट बहन मायावती मुसलमानों को देने जा रही हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी की राजनीति, और चलिए हमारी बात आपकी बात कोई न माने, लेकिन ये तो सब मानते हैं ना कि जब मल्टीपोलर इलेक्शन होता है भारतीय जनता पार्टी वहां बेस्ट परफॉर्म करती है। तो ये राजनीतिक ग्राउंड इस समय जो उत्तर प्रदेश में खींच चुका है, एक ये सच, दूसरा एसआईआर ने जो पवित्रीकरण शुद्धिकरण किया है वो, तीसरा लोकसभा चुनाव के बाद जब संघ अपने काम पर लग जाता है तो महाराष्ट्र बना देता है, तब वो हरियाणा बना देता है, तब वो दिल्ली और बिहार बना देता है। तो फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मैंने आपको 25 मिनट, 95 मिनट और फिर 25 मिनट, ये 3 मुलाकातें 1 टू 1 ये बताता है कि अब राजनीति समाप्त होने का खतरा आ गया है। और जब आप किसी को हरा दीजिए चुनाव में ठीक है, लेकिन राजनीति ये खत्म कर दीजिएगा तो फिर इस तरह से रोना होगा। तो मदनी का दर्द यह है कि तुमने मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया और अब तुम हमारी कौमियत को पर आ गए हो कि दुबे हम लिखना शुरू कर दें, हमारे लोग कागज खोजना शुरू कर दें, कागज मिलने भी शुरू हो जाएं और उसके नाम के आगे शर्मा तिवारी और ये सब ठाकुर साहब और शाही। एक बड़ा मजेदार रोचक आपको उदाहरण देता हूं। मैं गोरखपुर से आता हूं, तो हमारी एक तहसील है, बांसगांव उसका नाम है। बांसगांव में एक गांव है, आज भी, मतलब ये आज की बात बता रहा हूं मैं, बहुत कोई हजारों साल पहले की बात नहीं कर रहा। आप उस गांव में ऐसे चलना शुरू करें, और ठाकुरों का गांव है, आप उस गांव में ऐसे चलना शुरू करेंगी, एक घर आएगा जिसके मुखिया का नाम होगा प्रताप सिंह शाही। अचानक दूसरा घर आपको जो नेक्स्ट मिलेगा उस गांव में, उस घर के मुखिया का नाम होगा गुड्डू लाल अमीन शाही। शाही वो भी लगाता है, शाही ये भी लगाते हैं। तो भाई गुड्डू लाल अमीन शाही उसी गांव में बताता है कि ये इनके पट्टीदार रहे हैं, कन्वर्ट हुए हैं, तो अगर घर वापस आ जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? घर में तो है ही है, केवल नाम वापस आ रहा है। तो यहां आपने राजनीति तो समाप्त की ही 2014 से, अब आप आइडेंटिटी पर आ रहे हैं। और जो लोग भी कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों का इलाज क्या है, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के मुसलमानों का इलाज सिर्फ एक है कि इनको अरबी खाना छोड़ा दिया जाए। ये जो अरबी, लौकी, भिंडी, घुइयां खा रहे हैं ना, ये कि हमारे अब्बू तो खच्चर पर बैठ के आए थे, अरे नहीं आए थे भाई, तुम्हारी अम्मी नहीं आई थी, 200-400 अब्बू आए थे। ये अगर इंडोनेशिया के मुसलमान बन जाएंगे जहां पूजा पद्धति कोई और है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइडेंटिटी, डीएनए एक है। इंडोनेशिया में क्यों नहीं समस्या होती है? अकेले इंडोनेशिया में रामायण की 18 शैलियां हैं। रामचरितमानस की मैं बता रहा हूं, 18 शैलियां हैं रामचरितमानस की। मदनी को इससे समस्या है। अच्छा, अब जब मदनी खतरे में रहेगा तो फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव खतरे में कैसे नहीं आएंगे? तो मूल प्रश्न ये है। इनके खतरे को तो ओवैसी भी बढ़ा रहा है ना कि मैं तो यूपी में आ रहा हूँ। झटका कुछ कुछ उसने महाराष्ट्र में भी दिया, भी जो चुनाव हुए, तो उनको उससे भी डर लग रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो ओवैसी अगर आता है, उसको तो वैसे भी बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो वो भी तो इनके वोट बैंक में ही सेंधमारी करेगा? मतलब और कौन करेगा? अंजू पंकज जी जाके वोट करेंगे ओवैसी के कैंडिडेट को, या अवनीश शर्मा करेंगे? नहीं करेंगे। वो तो इन्हीं के कीसे से पैसा निकालेगा ना, और कहां से निकालेगा? मल्टीपल खतरे हैं साहब, मल्टीपल खतरे पैदा कर दिए हैं आपने। और अब आरएसएस जिस और बेस्ट परफॉर्म करके, भाई लोकसभा के चुनाव के बाद की जितनी विधानसभा चुनाव है इसमें बेस्ट परफॉर्म किया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से कोई काम अगर आप कहिए अंजू जी कि भाजपा को क्या आप संकेत देना चाहेंगे, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भैया लल्लू सिंह टाइप के लोगों को रोक लो और जेपी नड्डा जैसे लोगों को रोक लो कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये सब काम भाजपा वालों को भी जरा कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जो मुलाकात हुई है, इसमें क्या बात हुई है इसको लेकर तो सस्पेंस बना ही हुआ है, लेकिन अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी जाएगी। मुझे तो लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी अच्छे तरीके से समझा दिया गया होगा कि जिस तरह की बयानबाजी आजकल वो कर रहे हैं, या ब्रजेश पाठक को भी समझा दिया होगा आरएसएस प्रमुख ने कि कैसे पेश आना है योगी के साथ। ये सब कुछ हुआ होगा। और जाहिर सी बात है, ये जो मुलाकात है इससे विपक्ष को मिर्ची लगना तो तय है, और उसी के नतीजे हमको देखने को मिल रहे हैं। आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी अवनीश जी। मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम।
जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।